ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सेट्स का, और सेट्स के डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं उस पे। बेसिकली सेट्स की डेफिनेशन क्या है? सेट की डेफिनेशन ये है कि ये एक क्या कहते हैं हम उसके, डिफरेंट नंबर्स हैं। ओके ओके, सेट जो है बाय डेफिनेशन ये क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, कह लेते हैं चले हम, नंबर्स और एनी इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा। लेकिन उसके साथ कंडीशन है, कुछ एक खास डेटा है जिसको सेट कह सकते हैं, हर डेटा को सेट नहीं कह सकते। तो उसके लिए ये दो लफ्ज हैं जो हमारे पास, या मैनी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट यूजिंग सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है। लेट मी सी, यहाँ पे इस डेफिनेशन को हम देखते हैं। a set is a, ये दूसरी बात है कि इट्स अनऑर्डर्ड, तरतीब लाजमी नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 5 7 11, ऐसा लाजमी नहीं है। 17 पहले हो सकता है, फिर 5, फिर 9, फिर 3। तो सेट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नंबर तरतीब में लिखे हो। तो ए सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उसके साथ कुछ और शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? दीज ऑब्जेक्ट्स आर समटाइम्स कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट्स। यस, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर नंबर लिखे हुए हैं, इनको एलिमेंट्स ऑफ द सेट या फिर मेंबर्स ऑफ द सेट कहते हैं। तो सेट को लिखने का बेसिकली, लिखने की पहले अगर बात कर ले, अभी डेफिनेशन की बात हमने नहीं की, मुझे दोबारा उस पर आना पड़ेगा। तो फिलहाल क्या है, हम बात कर रहे हैं कि सेट को लिखते कैसे हैं। तो जब भी कोई सेट लिखेंगे तो उसका एक नाम होगा जो कि कन्वेंशनली बड़ी एबीसी होनी चाहिए कोई। ठीक है, जो बुक्स में कन्वेंशन यूज होती हैं वो ये है, कैपिटल लेटर होना चाहिए सेट का नेम जो है। फिर इक्वल टू, और ये जो करली ब्रैकेट्स हैं जिन्हें हम ब्रेसेस कहते हैं, तो करली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स ऑफ द सेट लिखे होते हैं। तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के दरमियान में कॉमा होता है, जिससे पता चलता है कि ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, ये पांचवा एलिमेंट है। इस सेट को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये सेट किस चीज का है। तो हम कह सकते हैं कि वी जो है इनफैक्ट इज अ सेट जिसके एलिमेंट्स क्या है, ए ई आई ओ यू। और हमें ये पता है, और इंफॉर्मेशन किसी और जगह से हमें ये पता है कि दीज आर कॉल्ड द वॉवल्स। So basically, V is the set of the vowels in the English alphabet. इसी तरह से हम कह रहे हैं फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स, अगर तो ये X is a set of फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। कैसे पता चलता है? तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमें किसी और जगह से पता होनी चाहिए, पता होगी तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, और ये 7 है पहले, तो इससे हमने कह दिया फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। तो इसी तरह से अगर मैं लिखता x इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 और 17 के बाद, हमने यहाँ पे इसके बाद अभी खत्म ना होता, बल्कि यहाँ पे कॉमा के बाद डॉट डॉट डॉट, ऐसे 3 डॉट लगे होते, तो इसको हम कहते होते हैं वो सेट जो खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, उसे कहते हैं इन्फिनिट सेट। ये जो खत्म हो जाता है इसे कहते हैं फाइनाइट सेट। तो जो इन्फिनिट सेट होता है, इन्फिनिट सेट की सूरत में हम कहते हैं सेट x इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 7 ना कहते, फिर हम कहते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे इसमें आ गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सेट में क्या लिखा हुआ है उसको हम इंग्लिश में भी बता सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन उससे पहले मैं जरा बता दूं कि सेट जो है बाय डेफिनेशन क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सही है, इसके साथ दो शर्तें हैं। इसमें यहाँ पे होता है सेट इज द कलेक्शन ऑफ के बाद दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन है सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, पहली बात। और फिर दूसरी बात है वेल डिफाइंड एंड फिर है डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स।
तो क्या हुआ, a set is an unordered collection of well defined and distinct objects. distinct का जो मतलब है वो बेसिकली डिफरेंट है। ओके तो वेल तो जो सेट है वो क्या है, वो है a collection of excuse me just a moment please। हाँ जी, तो सेट क्या है, a set is a collection of well defined and distinct objects। जब हम कह रहे हैं distinct objects तो इसका मतलब ये होता है कि ये मेरे पास एक सेट है जिसपे लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 13 एंड 17। इसी तरह से फर्ज करते हैं मेरे पास एक सेट है, हम यहाँ पे मैं एक सेट सपोज कर लेता हूँ जिसका नाम है y इज इक्वल टू, तो ब्रैकेट स्टार्ट हुई, इसमें मैंने लिखा है 1 3 5 4, एक और सेट है z इज इक्वल टू, इस पे मैंने लिखा 5 4 5 3 9। ओके तो यहाँ पे मैंने दो सेट्स लिखे हैं, एक y और एक z। इनमें तरतीब नहीं है, तरतीब होना जरूरी भी नहीं है, हमने ऊपर बताया अनऑर्डर्ड हो सकते हैं ये। ओके तो लेकिन इसमें हम बात कर रहे थे y सेट जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, 4, 1 3 5 1 3 5 एंड 4। z जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 4 5 3 9। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको z is not a set। ये कैसे पता चलता है, z is not a set, ये पता चलता है डेफिनेशन से। इस z के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें 5 2 बार आ गया है। सो एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इफ एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट देन इट इज नॉट अ सेट। प्लीज टेल मी यस, आपको समझ आ गई ये बात। तो सेट होने के लिए जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसके एलिमेंट्स रिपीट ना हो, और दूसरी बात जो कन्वेंशन है वैसे ही सिर्फ कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना ये आम तौर पे लोअर केस एबीसी हो सकते हैं या नंबर्स हो सकते हैं। बाय द वे इसमें कुछ भी हो सकता है, एस सेट भी हो सकता है। मसलन मेरा एक सेट होगा m इज इक्वल टू, उसमें लिखा हो जनवरी कॉमा फरवरी कॉमा मार्च, तो सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ इंग्लिश ईयर, ठीक है ना, या सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक, ऐसे भी हो सकता है। तो लाजमी नहीं है कि एक एक स्पेलिंग आए ऐसे, तो संडे मंडे ट्यूसडे पूरे ऐसे भी हो सकते हैं। ओके टेल मी यस। तो एनीथिंग विच इज वेल डिफाइंड, जिसका कुछ मतलब है और वो डिस्टिंक्ट है, वो सेट में आ सकता है। तो आपको समझ आ गई सेट क्या नहीं होगा। बाय डेफिनेशन, इवन सेट बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो अगर मैं कहता हूं W इज अ सेट विद A, B, C, मतलब बाय डेफिनेशन ये भी सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कन्वेंशन है ना, जैसे मैंने आपको बताई है, वो ये है कि इसमें जो अल्फाबेट्स हैं वो लोअर केस होने चाहिए। तो आप अपने पेपर के लिहाज से देख लीजिएगा ऐसी कोई कन्वेंशन आपको हिंट दिया गया है या नहीं, लेकिन जो शर्तें हैं सेट्स की वो यही हैं जो मैंने आपको बताई है। ओके तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया है कि सेट किसको कहना है, ये देख लिया है, और फिर हमने डिफरेंट ये दो सेट्स देखे। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को लिखने के तीन तरीके हैं, फिर सेट को लिखने के तीन तरीके हैं डिफरेंट, उन पे हम बात करते हैं अब। तो एक सेट को लिखने के जो है पहला तरीका वो है लिस्टिंग या enumerating the numbers of the set। और दूसरा क्या है, डेफिनेशन बाय प्रॉपर्टी यूजिंग द सेट बिल्डर नोटेशन, इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तीसरा इसने लिखा नहीं है, तीसरे को हम कह रहे होते हैं क्या कहते हैं हम उसे, उसके लिए मैं आपको लफ्ज बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। फिलहाल ये दो तरीके हैं सेट लिखने के। पहला तरीका जो है वो क्या है,
इन्यूमरेटिंग या लिस्टिंग द नंबर्स। तो ये वो तरीका है, ये जो लिखा हुआ है ना, E इज इक्वल टू 50, 52, 54, 56, 58, 60 एंड 62। तो ये क्या है बेसिकली, दीज आर प्राइम नंबर्स फ्रॉम 50 टू 62। ठीक है, अब इसी बात को, इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। जो है सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब है सिंबल्स में हम ऐसे लिखेंगे बात जिसको अगर नंबर्स में कन्वर्ट किया जाए तो यही सेट बन जाएगा जो ऊपर है। ओके, तो मैं आपको बताता हूं अभी कि सेट बिल्डर नोटेशन जो है ये लिखा हुआ है E इज इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, फिर हमने क्या लिखा हुआ है उसको मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, साथ साथ इसे हम पढ़ते कैसे। तो इज इक्वल टू, सॉरी इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, लिखा हुआ है x और फिर ये एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, इसको पढ़ते हैं सच दैट, मतलब ये x इज अ वेरिएबल। अब x को एक्सप्लेन करने लगे हैं, x कैसा है, x है जी 50 लेस देन और इक्वल टू x। अब हम ये कह रहे हैं E is a set of x such that x is greater than or equal to 50 and is less than 63, फिर कॉमा, कॉमा आ गया, फिर लिखा हुआ है x is an even integer, फर्दर लिख दिया है x is an even integer और ये खत्म। अब हमने ये जो इंग्लिश में और सिंबल्स में बात लिखी है ना, इसको देख के नंबर्स लिखने हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्या कह रहा हूं, सेट इज ऑफ वेरिएबल x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो मैं इससे देख के हिसाब लगाता हूं कि 50 तो आएगा क्योंकि x इधर इज ग्रेटर और इज इक्वल टू 50। अच्छा, फिर मैंने सोचना है कि 50 से लेके 63 तक नंबर्स आएंगे, ये मुझे समझ आ गई थी बात। दरमियान में बाकी नंबर्स भी हैं, मिसाल के तौर पे 53 आएगा, 54 आएगा, 55 आएगा, 56 आएगा, 58 आएगा, सॉरी 57 आएगा, 58 आएगा, 59 आएगा, 60 आएगा, 61 आएगा, 62 आएगा और 63 देखते हैं आएगा कि नहीं। लिखा हुआ है x इज लेस देन 63, तो 63 खुद शामिल नहीं है, इक्वल नहीं है ना इधर, इसलिए ये बात मुझे समझ आई थी। इसको, इस बात को देख के जो यहाँ लिखा हुआ है x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड लेस देन 63, तो मैंने ये लिख लिए सारे नंबर। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि x इज एन इवन नंबर, तो इसका मतलब है 50 से लेके जो मैंने 51 लिखा वो भी नहीं आएगा, 52 आएगा हाँ जी, 53 भी नहीं आएगा, 54 आएगा हाँ जी, 55 नहीं आएगा क्योंकि ये इवन नहीं है, 56 आएगा, 57 नहीं आएगा, 59 भी नहीं आएगा, 61 भी नहीं आएगा। आपको ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज टेल मी। मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि ये जो इसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, इसमें सेट लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन ऐसी नोटेशंस दी होती हैं, ऐसे सिंबल्स दिए होते हैं जिससे सेट बनाया जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है। तीसरा मेथड होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड सेट लिखने का। डिस्क्रिप्टिव मेथड को उर्दू में हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड को उर्दू में कहते हैं बयानिया तरीका, मतलब बयान करना, यानी कि एक आम, यानी कि इंग्लिश में, सादा इंग्लिश में लिखना बात को, यानी कि ये बात सारी जो है इसको अगर इंग्लिश में लिखूं तो क्या होगा, वो ये होगा इवन इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 63। ये जो लिखा हुआ है ना सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका भी यही मतलब है, इससे देख के मैं ये बना सकता हूँ और ये भी बना सकता हूँ। तो इसमें से जो पहला मेथड है इट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरे को हम कहते हैं क्या, लिस्टिंग या इन्यूमरेटिंग द नंबर्स, और तीसरा है सेट बिल्डर नोटेशन।
आपको कुछ बात समझ आई है जो मैं बात करना चाह रहा हूं? तो ये एक ही बात करने के 3 तरीके हैं सेट को लिखने के। तो ये क्या कह रहा है, x सच दैट x हैज प्रॉपर्टी p। वो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? इवन होना, ऑड होना, कुछ भी ऐसे एक्सप्रेशंस या सेट को लिखने के डिफरेंट मेथड्स ऐसे ही कह रहे हैं आप। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है? इफ इन्यूमरेशन ऑफ द नंबर्स इज हार्ड वी ऑफ्टन यूज एलिप्सिस। एग्जांपल क्या है? A set of integers between 1 and 100। अब कह रहा है अगर ये लिखना पड़ जाए तो ये बहुत लंबा तरीका है। तो इस तरह के बड़े सेट को लिखने का ये तरीका होता है कि हम क्या करें, शुरू के 3 नंबर या 4 नंबर, स्टैंडर्ड 3 है, कॉमा, उसके बाद 4 डॉट लगा दें, फिर कॉमा और आखिरी नंबर लिख दें। तो इसका मतलब होता है कि 1 2 3 से लेके या हाँ जी, तो ये 1 से लेके 100 तक नंबर्स पूरे हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेट्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, देयर आर डिफरेंट सेट्स जो कि जिनके सिंबल्स फिक्स हैं। नेचुरल नंबर हमेशा जब कैपिटल एन लिखा होगा तो उसमें नेचुरल नंबर्स होंगे। बाय द वे इसमें थोड़ी सी गलती है इसको लिखने में। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं इसलिए कि नेचुरली जीरो ज़हन में नहीं आता कुछ भी। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 एंड सो ऑन। यस, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। फिर इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सिमिलरली -1 -2 -3। ओके, तो 0 प्लस माइनस इसको इस तरह भी लिखते होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरह से। ठीक है, तो मैं सॉरी ये इस पे फिर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? z प्लस से लिखा हुआ है, z प्लस, इसका मतलब है 1 2 3 4 5। नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो -1 -2 -3, तो यहाँ z माइनस होगा फिर। ओके, ये स्टैंडर्ड कुछ सेट्स हैं। इसके अलावा वो सेट्स हैं जो हमने ऊपर बात की थी ना अभी, जो हमने ऊपर देखा था, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कह देंगे, ऐसे कह दें। ओके, रैशनल नंबर्स। अब ये सेट देखें आप, ये सेट कैसे लिखा हुआ है? सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है p डिवाइड बाय q, ऐसे लिखा होगा सेट। ठीक हो गया? कैपिटल Q किसका सिंबल है? रैशनल नंबर्स का, जैसे कैपिटल N नेचुरल नंबर्स का है। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या? p बाय q। तो मतलब इसका मतलब है कि इस तरह का सेट होगा। p बाय q का मतलब है फ्रैक्शन, यानी कि 2/3 या 4/3, कुछ भी ऐसे, 7/8। ये जो p बाय q ऐसा के मतलब है सच दैट, फिर आगे बताया है सच दैट p कैसा होना चाहिए? p बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, p बिलोंग्स टू z। z क्या था? ये थे इंटीजर्स थे। इसका मतलब है p कैन बी 0, कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, कैन ऑल्सो बी अ नेगेटिव नंबर। इस एक बात का ये मतलब है p बिलोंग्स टू z का। समझ आ रही है आपको बात? p कैन इधर बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी -2, कैन बी -4। तो p जो है कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और कैन बी 0। ओके, q is also, q belongs to z। q भी ऐसे 0 1 2 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर आगे लिखा है q is not 0, q 0 नहीं हो सकता। अच्छा, हम इस पे पहले बात कर चुके हैं कि 4/0 जो है ना, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर नहीं आ सकता, हमने इस पे बात की हुई है पहले। तो फ्रैक्शन में नीचे 0 नहीं आना चाहिए, वो इस बात में लिखा हुआ है। बेसिकली जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, वो होते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर्स। तो फ्रैक्शन में नीचे 0 ना हो, ये शर्त होती है। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन में यही बात लिखी हुई है कि फ्रैक्शन वाले नंबर p डिवाइड बाय q सच दैट p कैन बी एनी नंबर, q कैन बी एनी नंबर, बट कैन नॉट बी 0। q 0 नहीं हो सकता, p 0 भी हो सकता है। 0/4 का मतलब है कुछ,
0/4 का मतलब है 0. अंडरस्टूड? टेल मी यस प्लीज. उसके बाद है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स यहाँ पे लिखा नहीं है, शायद नेक्स्ट लाइन में शायद लिखा हो. तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? नहीं लिखा हुआ. ओके, रियल नंबर्स होते हैं, यहाँ पे ना कुछ चीजें कम है इसमें. यहाँ पे कुछ सेट्स कम है, हमने उस पर शायद पहले बात की होगी. एक होते हैं होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, होल फ्रॉम W, कंप्लीट जैसे होता है, दे स्टार्ट फ्रॉम 0. तो एग्जैक्टली तो नेचुरल के नेक्स्ट स्टेप होता है होल नंबर्स वाला. इसी तरह से यहाँ प्राइम नंबर्स नहीं लिखे हुए, इवन नंबर्स नहीं लिखे हुए, ऑड नंबर्स नहीं लिखे हुए. इसी तरह से यहाँ पे एक इररेशनल नंबर होते हैं. इररेशनल रैशनल का उलट होते हैं, जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते. जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते उनकी एक पूरी तफसील है वैसे अपनी. उस पे हम उसको, उसका सिंबल होता है क्यू प्राइम. क्यू लिख के ना, तो उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा मतलब जो थोड़ी दूसरी तरह की जो बाहर आती है ना, वो वाली. ओके, तो क्या हुआ? उसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं. रियल नंबर्स आर द जॉइंट वेंचर ऑफ रैशनल एंड इररेशनल. क्यू यूनियन क्यू प्राइम, ये होते हैं रियल नंबर्स. इनफैक्ट मतलब उसमें क्यू भी शामिल है, फ्रैक्शन वाले नंबर भी शामिल है, और जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते वो भी शामिल है. इस पे हम मेरा ख्याल है पहले बात कर चुके हैं, अगर नहीं की तो इस पे थोड़ी सी तफसील है इसमें, जो मैंने इस वक्त अभी यहाँ बताई नहीं है. मसलन सेट्स की ना एक खूबी होती है, जो नया सेट होता है ना उसमें पिछला सेट शामिल होता है और कुछ एक्स्ट्रा भी होता है. मिसाल के तौर पर नेचुरल नंबर में 0 नहीं था, होल नंबर्स में 0 है. इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, ठीक है. फिर रैशनल नंबर्स में क्या हुआ? नेगेटिव पॉजिटिव सब आ गया, साथ फ्रैक्शन भी आ गए, ठीक है. लेकिन इररेशनल पहले नंबर है जिसमें पिछले मिक्स नहीं है बल्कि अलग चीजें हैं. वो अलग क्या है कि इसमें कोई फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते हैं. फ्रैक्शन वाले नंबर ना आने की तफसील थोड़ी डिफरेंट है, वो अलग से डिस्कस करनी चाहिए हमें अगर करनी हो तो. और मतलब कुछ ऐसे नंबर हैं जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते ना. मेजॉरिटी नंबर लिखे जा सकते हैं, बहुत थोड़े से नंबर हैं जो नहीं लिखे जा सकते, तो उनको हम अलग से बात मतलब कर लेते हैं. इसी तरह से रियल नंबर्स क्या होते हैं फिर? रैशनल और इररेशनल सारे मिला के. ओके, अब हम बात करेंगे, या अभी हमने क्या किया है, अभी तक हमने पढ़ा है कि सेट होने की कंडीशन क्या है, वो पढ़ी है. फिर हमने पढ़ा है सेट को लिखते कैसे, 3 तरीके पढ़े हैं सेट को लिखने के. फिर हमने देखा है कि कुछ स्टैंडर्ड मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो कि पहले से ही हमने उनके ग्रुप्स बना दिए हुए हैं. उनके सिंबल्स भी, जब भी क्यू लिखा होगा तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये रैशनल नंबर है. जब भी आर लिखा हो समझ जाते हैं रियल नंबर है. एन लिखा हो नेचुरल नंबर है. डब्ल्यू लिखा हो होल नंबर है. जेड लिखा हो इंटीजर्स, ठीक है. तो ये तो कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं. इसके अलावा हम जो बात, अब हम सेट्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़ेंगे. ओके, definition of sets to Russell's paradox. Okay, let x S एक set है such that x and x does not belong to x. इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है is a set of sets that are not numbers of themselves. Where does the set S belong to? Is S belongs to S or S does not belong to S? पहले हमें ना ये पता होना चाहिए ये जो E लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है. E बेसिकली शो करता है is an, E फॉर एलिमेंट ना, is an element of. अच्छा, एलिमेंट ऑफ का मतलब क्या होता है? इसको हम ऊपर देख लेते हैं एक बार सिर्फ, फिर वापस आएंगे. जैसे ये मेरा सेट है ना, इसमें ये 50 is an element of set E. 52 is an element of set E. 54 is an element of set E. इन एलिमेंट्स ये देखने पड़ते हैं कि इनमें से कोई जो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ, ऑप्शन क्या होता है मेरे पास? ऑप्शन ये है कि 50 जो है वो सेट E को बिलोंग करता है या नहीं करता. अगर तो सेट E को बिलोंग करता है तो हम उसे लिखते हैं 50 is an element of E. इसको इस तरह भी पढ़ते हैं 50 belongs to set E, ठीक है. और अगर इसमें देखें अब 51 जो है वो इसमें नहीं है, तो अगर मुझे कोई पूछे 51
और सेट ई का आपस में क्या ताल्लुक है, मतलब 51 ई में नहीं है ना, तो मैं लिखूंगा 51 डज नॉट बिलोंग टू सेट ई, या 51 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ई। एक तरफ एलिमेंट होता है, सॉरी सेट होता है, दूसरी तरफ एलिमेंट होता है। जब ये कंपैरिजन करना हो तो हम देखते हैं कि 51 इसमें है या नहीं है, ठीक है। ओके, इसमें मैं दो बातें पहले बता दूं, हम ये नहीं कह सकते 50 बिलोंग्स टू 52, ये नहीं कह सकते। ये जो है ना ई वाला सिंबल एलिमेंट ऑफ, इसके एक तरफ नंबर होता है मतलब एलिमेंट होता है, नंबर से मुराद मेरा था एलिमेंट, और दूसरी तरफ सेट का नाम होता है। दोनों तरफ एलिमेंट नहीं हो सकते, मतलब ये नहीं हो सकता 50 बिलोंग्स टू 52, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। ओके, तो इस बात को हम यहाँ पे ना अभी कुछ जो यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी उसमें इसको हम यूज करना चाह रहे थे। तो बेसिकली ये हम बात कर रही, वेयर डज कह रहा है इज एस बिलोंग्स टू एस और एस डज नॉट बिलोंग टू एस। तो क्या कह रहे हैं अब हम, एस बिलोंग्स टू एस, एस डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन सो इट मस्ट होल्ड दैट दिस, और दिस डज नॉट होल्ड। अच्छा, excuse me. ओके, तो ये पता नहीं फजूल सी इसने कोई हरकत की है, लेकिन इसमें इस सारे में मेरा ख्याल है कि जो कहना चाह रहा है ना वो ये बात है, हमें जो हमारे काम की जो बात है वो ये है कि इसका कोई सेंस नहीं बनती। वैसे ही दोनों तरफ सेट्स नहीं हो सकते, जैसे दोनों तरफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया है ना कि एक तरफ एलिमेंट होता है, एक तरफ सेट का नाम होता है ना, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनती, सेट खुद बिलोंग करता है या नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये हो सकता है कि x बिलोंग्स टू s, अंडरस्टूड। तो इसको हम, हाँ इसको हम छोड़ते हैं इस बात को, लेकिन जो मैंने बात बताई है वो उस पे हमने रहना है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन s बिलोंग्स टू s, नो, आई मीन ये इसके कुछ सेंस नहीं बनती इधर। मैं हमने पहले बात कर ली है कि इसको पढ़ते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ, तो इधर एलिमेंट होगा, इधर सेट नेम होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस पे। हाँ, इक्वालिटी, ये अब हम सेट्स, दो सेट्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं। टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ जो है, इसमें हम देखते हैं कि सिर्फ इफ नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है इफ एंड ओनली इफ। तो मैथमेटिक्स में इस बात का एक मतलब है अपना। कभी कभी शायद आपके पास कभी आ जाए कहीं पे ऐसे लिखा होता है IFF, इसका मतलब यही है इफ एंड ओनली इफ। ओके, तो कभी ये भी लिखा हो तो इसका मतलब भी यही बनता है। इफ एंड ओनली इफ कब लिखते हैं उस पर हम बात करने जा रहे हैं अभी। दे हैव द सेम एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है कि जो पहली बात, मतलब जो दो दो है ना अगर, तो पहले के एलिमेंट सारे दूसरे में है और दूसरे के पहले में है, यानी कि वाइस वर्सा जैसे हम कहते होते हैं। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। तो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 3 1 2, तो 1 2 3 इज इक्वल टू 3 1 2। इसमें क्या हुआ है, 1 2 और 3 नंबर्स हैं, इसमें 3 1 और 2 नंबर्स हैं। तो जगह से फर्क नहीं पड़ता, सेट में तरतीब से फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले देखा था ना अनऑर्डर्ड नंबर्स हो सकते हैं, बस वो तमाम नंबर्स मौजूद होने चाहिए। असल में ना सेट में ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। हर जगह बराबर है आपस में। तो वेदर इट इज 1 2 3 और इट इज 3 1 2, दे आर इक्वल। ओके, टेल मी यस। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं ये 1 2 1 3 2। अच्छा, ये तो सेट ही नहीं है बाय डेफिनेशन, इसको तो सेट भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो नंबर्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, और सॉरी डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट क्या होते हैं कि नंबर रिपीट ना हो, तो ये तो सेट की डेफिनेशन में ही नहीं आता, जो आखिरी वाला सेट है। तो हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी। तो टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, मतलब हुआ
कि अगर पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में है और दूसरे के तमाम एलिमेंट्स पहले में है। ये इफ एंड ओनली इफ इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसा ना हो जाए कहीं कि पहले सेट में 1 2 3 है और दूसरे सेट में 3 1 2 4 भी हो। इसका मतलब है पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में थे लेकिन दूसरे में कुछ एक्स्ट्रा था तो वो इक्वल नहीं रहेंगे। ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि दोनों में होना चाहिए, पहले के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में है, दूसरे के पहले में है। तो ये तो बाय द वे इसको तो छोड़ देते हैं, ये सेट भी नहीं है। डुप्लीकेट्स डोंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग न्यू टू अ सेट, सो रिमूव देम। हाँ अच्छा, ये एक और तरीका है। अगर अगर बाय एनी चांस इसको सेट कहना हो, हम आपके सिलेबस के मुताबिक वैसे चलेंगे, इसको सेट नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि सेट में डुप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सेट में अगर लिखा हुआ है ना 1 एक बार 1 10 बार भी लिखा हुआ तो एक ही बार है वो। फिर इसी तरह से 2 और इसी तरह से 3। तो ये भी टेक्निकली देखा जाए अगर तो ये 1 2 3 ही होना चाहिए था। अगर इसको सेट कहना है तो ये वाला सेट है, ये खुद सेट नहीं है। अगर इसको सेट बनाना है तो ये लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये इक्वल हो गए बेसिकली, कहने का मतलब ये है। ओके, फिर ये पूछ रहा है कि क्या 1 2 3 4 1 2 2 4 आर इक्वल, तो जवाब है नो। क्यों? क्योंकि इसमें जो कुछ है वो इसमें नहीं है, या जो इसमें है वो इसमें नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो अगर दोनों सेट्स में चीजें एक दूसरे में नहीं है तो फिर वो इक्वल सेट्स नहीं होते। ओके, गो टू द नेक्स्ट। स्पेशल सेट्स, हाँ जी, ये बिल्कुल स्पेशल सेट्स की बात हो रही है। एक उसमें से है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बाय डेफिनेशन इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ द सेट्स अंडर कंसीडरेशन। मिसाल के तौर पे इसको हम समझते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी, एक चैप्टर का नाम है ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, उसमें बायो में एक चैप्टर है। तो अब यूनिवर्सल सेट का मतलब होगा पूरी ह्यूमन बॉडी, और उसमें से हम पढ़ रहे होंगे कुछ एलिमेंट्स होंगे उसके, हार्ट, लिवर, फीट, आईज एंड सो ऑन। तो ये क्या है? यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट सेट अंडर कंसीडरेशन। जो सेट्स है ना उनमें सबसे बड़ा होता है। इसकी एक और मिसाल देता हूँ। अगर कोई चैप्टर है जिसमें सिर्फ हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो है, जो कि लार्जेस्ट सेट है, वो हार्ट है खुद। उसके फर्दर पार्ट्स हैं कि 4 वॉल्व्स होते हैं, फ्ला होता है, ये होता है, इस तरह से वो छोटे सेट्स होंगे सारे। तो यूनिवर्सल सेट जो है उसका फैसला ऐसे होता है कि जो भी सेट जिनकी बात हो रही है ना उन सब में वो बड़ा होना चाहिए। बस ऐसा लाजमी नहीं है कि वो बहुत बड़ा सेट होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम 1 से लेके 20 तक गिनती की बात हो रही है और बाकी सब उसके अंदर ही होगा, फॉर एग्जांपल 1 से 20 तक इवन नंबर, 1 से 20 तक ऑड नंबर, 1 से 20 तक प्राइम नंबर्स, तो इसमें सबसे बड़ा सेट ये है कि 1 से 20 तक नंबर है जिसमें। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब सिर्फ ये है, इट इज द लार्जेस्ट सेट अमंग द सेट्स अंडर कंसीडरेशन। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसीडरेशन, मतलब इसमें सारे आ जाएंगे। दूसरा सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को दो तरीके से लिखते हैं, खाली ब्रैकेट्स लिख दें या जीरो लिख के काट दें। ये बात याद रखें कि ये जीरो लिख के काटा हुआ है इनफैक्ट, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर नहीं आप ये लिख सकते। अगर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी आ गया, चाहे जीरो लिख के काट दिया, तो वो भी एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। एम्प्टी का मतलब है ब्रैकेट्स एम्प्टी होनी चाहिए। ओके, वेल, अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे पेज पे। तो क्या है ये पेज हमारा? या वेन डायग्राम्स। अच्छा, वेन डायग्राम्स आई होप आपने पहले देखी होंगी। यूनिवर्सल सेट ना, इसको वेन डायग्राम का रूल है, यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगुलर लिखा जाता है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और उसके अंदर जो बाकी सेट्स हैं वो छोटे सर्कुलर टाइप होंगे। तो यूनिवर्सल सेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें से अच्छा अभी देखें ना, जैसे इसमें हमने सेट के एलिमेंट्स कैपिटल ए बी सी हैं। आमतौर पे कैपिटल ए बी सी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो यहाँ एग्जांपल में है तो हम उसको ले रहे हैं ऐसे। तो यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा था, उसमें से एक छोटा सेट है वी, ये छोटा सेट है गोल दायरे वाला, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक ए, एक बी और एक सी। हालांकि यूनिवर्सल में उसके अलावा भी कुछ थे, मे बी डी ई एफ जी एच, इस तरह से। तो यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है और रेक्टेंगुलर होता है, बाकी छोटे सेट जो है वो सर्कुलर होते हैं आमतौर पे। ओके, सबसेट क्या होता है? जैसे नाम से जाहिर है, सबऑर्डिनेट होता है जिस तरह, सबसेट इज द स्मॉलर सेट।
सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में भी होते हैं, ठीक है। और सेट बी जो है उसके बारे में क्या है फिर, मिसाल के तौर पे हम देखते हैं अभी इक्वल सेट्स को अगर देखा जाए ऊपर दोबारा से, असल में इसका ना टाइम खत्म हो रहा है, मैंने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया है इसको, तो 40 मिनट्स पूरे होने वाले हैं। देखिए ये दो सेट्स हैं 1 2 3 और ये भी 1 2 3। तो ये पूरे का पूरा सेट अगर ए होता तो ये सारे का सारा सेट बी में है ना। बाय दिस डेफिनेशन दिस सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ओके। लेकिन बी को देखा जाए तो बी के भी 1 2 3 इसमें है, तो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये क्या बात हुई। तो सबसेट जो है उसकी डेफिनेशन मतलब क्या है, उस पर हम बात कर रहे हैं। अगर एक सेट है जिसका नाम है ए, वो सारे का सारा सेट बी में मौजूद है, तो सेट ए जो है वो बी का सबसेट कहलाता है। लेकिन अगर बी सेट का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में ना हो, मिसाल के तौर पे इसमें 4 भी होता, अगर अगर यहाँ 4 भी होता तो फिर क्या हो जाता, फिर हम कहते कि सेट ए जो है ये सारे का सारा सेट बी में कुछ ऐसा है जो ए में नहीं, जो है वो बड़ा सेट हो गया थोड़ा। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको इस तरह लिखते होते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। और अगर बी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जैसा कि पहले था 1 2 3, तो इसे कहते हैं सेट ए इज सबसेट ऑफ बी खाली। उसमें ना साथ नीचे एक लाइन लगा देते हैं ये, जिसका मतलब है या तो ए छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है, मतलब बी उसके बराबर है ना। ये खाली सबसेट कहलाता है, इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं अगर बी में कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो। टाइम खत्म हो गया इस वीडियो का, मैं इसे वाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है।